अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉस एसएससी का सब्जेक्ट जो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी टॉस इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इससे पहले के वीडियो में सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुका हूं मैं। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल आंसर्स लिखा चुका हूं मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद सेक्शन 2 कंप्लीट करिए। सेक्शन 1 में लॉन्ग आंसर्स हैं। सेक्शन 1 में लॉन्ग आंसर्स हैं और सेक्शन 2 में शॉर्ट आंसर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन आंसर्स को आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन जो 2 है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए 2025 में अप्रैल मई के क्वेश्चन पेपर में, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामास। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामास। ड्रामास में कितने टाइप्स, वेरियस टाइप्स क्या क्या रहते हैं वो बोलना है, वो लिखना है। नंबर 1, पहले तो आप ये लिख लेंगे क्वेश्चन से, द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामास, यहां से दा लगा के पूरा यहां तक लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। फर्स्ट है ट्रेजिडी। फर्स्ट है ट्रेजिडी, मतलब सीरियस स्टोरी विथ सैड एंडिंग। सेकेंड ड्रामा का टाइप है कॉमेडी, ह्यूमोरियस स्टोरी विथ हैप्पी एंडिंग। थर्ड, तीसरा जो ड्रामा है वो है ट्रेजी कॉमेडी, मिक्स ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। और फोर्थ है हिस्टोरिकल और सोशल ड्रामा। हिस्टोरिकल और सोशल ड्रामा, ये और पढ़ रहा हूं मैं इसको, बेस्ड ऑन हिस्ट्री और सोसाइटी। ये और है और इसको आर पढ़ेंगे। ये आर है, ये और है। ठीक है, और आर में फर्क है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अबाउट नागरा स्टाइल। राइट अबाउट नागरा स्टाइल। फर्स्ट पॉइंट है टेम्पल स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स को बनाया जाता था, जो स्टाइल था, उसका नाम है नागरा स्टाइल। सेकेंड पॉइंट, हैज टॉल कर्व टावर्स कॉल्ड शिखोरा। शिखोरा हैज टॉल कर्व टावर्स, मतलब मुड़े हुए टावर्स होते थे, पिलर्स होते थे, जिनको शिखारा, राइट, शिखरा ऐसा भी पढ़ सकते हैं आप, SHIKHARA, शिखरा मतलब ऊंचे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे जो प्लेटफॉर्म्स रहते ना उसके ऊपर बनाए जाते थे ये। एग्जाम्पल है खजुराहो टेम्पल्स। एक टेम्पल का नाम है खजुराहो, खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन अबाउट सुशु शु सुश्रुता सर्जरी। ऐसा प्रोनाउंस ऐसा करो आप, सुश्रुता सर्जरी। सु सुश्रुता सर्जरी। अब सु मैं ऐसा प्रोनाउंस ऐसा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आना अच्छी तरीके से। सुश्रुता सर्जरी बोलिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुश्रुता वॉज एंशियंट इंडियन सर्जन। सुश्रुता कौन थे? एक पहले जमाने के इंडियन सर्जन थे। सर्जन किसको बोलते हैं? जो ऑपरेशंस करते, सर जो सर्जरी करते या ऑपरेशन करते उनको क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। उनका नाम क्या है? सुश्रुता। रोट सुश्रुता संहिता। सुश्रुता जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, उन्होंने एक संहिता बोल के एक बुक लिखे। उनको कॉल्ड, उनको और एक नाम से भी बुलाया जाता कि फादर ऑफ सर्जरी। किसका नाम है बोले तो सुश्रुता संहिता। ये तो बुक का नाम है, सुश्रुता बोलना आप। कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। परफॉर्म्ड प्लास्टिक एंड अदर सर्जरीज। कैसे ऑपरेशंस या सर्जरीज करते थे बोले तो प्लास्टिक सर्जरी और दूसरे भी सर्जरीज करते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग इसको पढ़ना है, इस वर्ड को पढ़ना है सुश्रुता। ठीक है, सुश्रुता, सुस SUS, सुश
RUTASUSH, सुश्रुता सर्जरी। ठीक है, मैं अभी शुश पढ़ रहा था, आप उसको सुश पढ़ना, सुश्रुता सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 14 है, हु लेड इंडिया इनटू एटॉमिक एज, राइट अबाउट हिज एजुकेशन। क्या बोला गया? कौन थे इंडिया में जो एटॉमिक एज के बारे में बोले और उनके बारे में राइट अबाउट हिज एजुकेशन, उनकी तालीम मतलब उनकी एजुकेशन क्या थी उसके बारे में लिखो बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, पहली बार जो एटॉमिक एज बोला गया था किसके वजह से बोला गया था? लेड बाई डॉक्टर डॉक्टर होमी जे भाभा। मतलब एटॉमिक एज मतलब एटम बॉम्ब के बारे में, राइट, एटम बॉम्ब के बारे में जो बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत सारे चीज़ां, जो एटॉमिक एज बोला गया इंडिया में पहली बार कोई इस बात में मतलब इसके बारे में बोला गया, तो मतलब ये साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, एटॉमिक एज के बारे में अगर आया तो समझो ये डॉक्टर के बारे में आपको लिखना है। इनको और एक नाम से भी बुलाया जाता था। क्या नाम था? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम होते ना, तो इनको बोला जाता फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। के फादर कौन है बोलते? डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टडीड, कहाँ पढ़ाई कंप्लीट करे नो? स्टडीड एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़े नो, मतलब आउट ऑफ कंट्री, कंट्री के बाहर जाके पढ़ के आए। स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और फोर्थ पॉइंट है, फंडेड फंडेड TIFR इन मुंबई। फंडेड TIFR बोलते हैं इन मुंबई। ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हु लेड इंडिया इनटू एटॉमिक एज। एटॉमिक एज मतलब एक जो एटम्स के बारे में, एटम क्या होते, न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स क्या है, तो इंडिया में इसके बारे में पहली बार कोई इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करे। इंडिया को पावरफुल बनाने में जो डिफेंस सिस्टम है, जो मिलिट्री को जो वेपन्स है, पावरफुल वेपन्स, जिससे दूसरे देश हमारे देश से लड़ने से पहले 100 बार सोचे, तो वो उसके इतने बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में जो शुरुआत करे थे, उनका नाम है डॉक्टर होमी जे भाभा। राइट अबाउट हीज एजुकेशन बोला गया तो उनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडिया में तो नहीं है, ये फॉरेन कंट्री में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनको क्या बोला जाता? फादर ऑफ इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं उसके फादर बोला जाता है इनको। फोर्थ पॉइंट है, फंडेड TIFR इन मुंबई। ठीक है, और एक कंपनी लगाई गई TIFR बोल के, कहाँ पे? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू नो अबाउट अकबर। अकबर के बारे में, जो अकबर जो बादशाह थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, तो अकबर कौन थे? मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर। और जो डेट है 1556 से लेके 1605 तक। दूसरा पॉइंट है, फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। थर्ड पॉइंट है, स्टार्टेड दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ILAHI,
ILAHI, इलाही, दीन ए इलाही। फोर्थ पॉइंट, एक्सपैंडेड मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको कैसा पढ़ेंगे अपन? व्हाट डू यू नो अबाउट अकबर? अकबर द ग्रेट। अकबर जो बादशाह थे मुगल सल्तनत के, उनके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है आपको। तो मुगल एम्परर जो अकबर थे, वो उनकी जो जो पीरियड था वो है 1556 से लेके 1605 तक था। सेकंड, फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस, वो सारे मजहब को इक्वल मानते थे और किसी भी मजहब को लेके भेदभाव नहीं करते थे। और उन्होंने स्टार्ट किया था दीन ए इलाही, ठीक है, स्टार्टेड दीन ए इलाही, मतलब सारे रिलीजियन एक हैं। और फोर्थ पॉइंट है एक्सपैंडेड मुगल एम्परर और मुगल एम्पायर, और अपनी जो सल्तनत है उसको उन्होंने एक्सपैंड किया था, एक्सपैंडेड मुगल एम्पायर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से लिख लिख के पढ़िए। समझने के साथ आप जब लिख के पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद हो जाता। आप एग्जाम में अगर कोई पॉइंट भूल भी गए आप, तो इसका फायदा ये होता कि आप अपने खुद के पॉइंट्स से भी लिख सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सबसे लास्ट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर करिए। और जितने भी टॉस के वीडियोस है, क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस पेपर्स है, उनके आंसर्स है, बहुत सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कोशिश करिए अच्छी तरीके से पढ़ने की और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। टाइप्स ऑफ फोक डांस, टाइप्स ऑफ फोक डांस कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करो बोल के ये एग्जाम में आता आपको। ये जो भांगड़ा है वो पंजाब का डांस है। गरबा डांस कहाँ पे होता है? ये गुजरात में होता। कोलातम, कोलातम कहाँ पे होता है? ये साउथ इंडिया का डांस है। परफॉर्म्ड इन फेस्टिवल्स, अब कब परफॉर्म करते? ये कुछ भी फेस्टिवल रहा तो परफॉर्म करते। ठीक है, भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, कोलातम साउथ इंडिया, कोलाटम साउथ इंडिया, राइट। परफॉर्म्ड इन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स में ये सारे जो डांस है ये परफॉर्म करते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। व्हाट आर ब्राह्मणकस? व्हाट आर ब्राह्मणकस? फर्स्ट पॉइंट है मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट। ब्राह्मणकस के बारे में कहां पे एंशिएंट मतलब पुराने जमाने के टेक्स्ट में मेंशन करे हुआ है ब्राह्मणकस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कनेक्टेड विथ वैदिक रिचुअल्स, किससे रिलेट करता है? ये वैदिक से, वैदिक रिचुअल से कनेक्ट करता। मतलब किसमें किसमें का है ये ब्रह्मकनस? वैदिक रिचुअल्स में का है। प्रिजर्व्ड स्केड नॉलेज, राइट, प्रिजर्व्ड स्केड नॉलेज। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्लेड रोल इन रिलीजियस सेरेमनीज, सेरेमनीज ऐसा प्रोनाउंस करना है, ऐसा कर लीजिए, प्लेड रोल इन रिलीजियस सेरेमनीज, सेरेमनी बोलते हैं ना, ओके। अब यहाँ पे मैं जो भी पढ़ रहा हूँ फिर से एक बार आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फोक डांसेस। आंसर लिखा मैं, टाइप्स ऑफ फोक डांसेस। भांगड़ा पंजाब में होता डांस ये, गरबा गुजरात में होता डांस ये, कोलाटम साउथ इंडिया में होता, परफॉर्म्ड इन फेस्टिवल्स, ये सारे जब भी फेस्टिवल्स रहते ना तब ये सारे के सारे परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्म पर्टिकुलर स्टेट्स में होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट आर ब्राह्मणकस? इसको कैसा प्रोनाउंस करते हैं आप लोग? BRAH, ब्राह्मण, MANAKS, ब्राह्मणकास, ब्राह्मणकास। फर्स्ट पॉइंट है मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट, ये एंशिएंट मतलब पुराने जमाने का, टेक्स्ट के अंदर मेंशन करे हुआ है ब्राह्मणकस के बारे में। सेकेंड पॉइंट है कनेक्टेड विथ वैदिक रिचुअल्स, के साथ में कनेक्टेड है। प्रिजर्व्ड स्केड नॉलेज, प्रिजर्व करी हुई है स्केड नॉलेज को,
नॉलेज के जैसा। ओके। फोर्थ पॉइंट है प्लेड रोल इन रिलीजियस सेरेमनीज, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता, जो भी रिलीजियस के सेरेमनीज है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता कौन? ब्राह्मणकास। ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 18। डिस्क्राइब द चारवाका फिलॉसफी। डिस्क्राइब द चारवाका फिलॉसफी। चारवाका का जो मानना था उसको क्या, चारवाका के लोग क्या मानते थे, क्या उनकी क्या बिलीव था? ठीक है। डिस्क्राइब द चारवाका फिलॉसफी बोल के अगर एग्जाम में आया तो फर्स्ट पॉइंट है एंशिएंट मेटलिस्टिक फिलॉसफी। पुराने जमाने के जो भी चीजें हैं उनकी फिलॉसफी थी एंशिएंट मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। एंशिएंट मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी मतलब पुराने जमाने के जो भी चीजें थे उन पे उनका मानना था, पुराने जमाने की चीजों के ऊपर उनकी फिलॉसफी थी। डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेड ओनली डायरेक्ट परसेप्शन हैज प्रूफ। सिर्फ एक्सेप्टेड ओनली डायरेक्ट परसेप्शन हैज प्रूफ, जो दिखाई देता था उनको उसी को मानते थे वो। सिर्फ जो उनके सामने है, जिसका प्रूफ रहता उन्हीं चीजों को ये लोग मानते थे। जिसका प्रूफ है वही चीज उनके लिए है, जिसका प्रूफ नहीं है वो चीजों को ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट फोकस्ड ऑन प्रेजेंट लाइफ एंजॉयमेंट, और जो जिंदगी है उसी पे मतलब प्रेजेंट पे ही फोकस करते थे ज्यादा। जो है जिंदगी में जी लो, इसके बाद कोई जिंदगी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उनका। ठीक है। मरने के बाद फिर से कुछ मिलने वाला है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, जो जिंदगी मिली उसी को जी लो बोल के इनकी फिलॉसफी थी। किसकी फिलॉसफी थी ये? चारवाका। राइट, चारवाका फिलॉसफी। अब चारवाका फिलॉसफी के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज द प्रिंसिपल फीचर, देखो फ्यूचर ने बोला, मैं फीचर बोला, फीचर ऑफ विवेकानंदास सोशल फिलॉसफी। जो विवेकानंद थे ना उनकी सोशल फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने किस चीज को बहुत ज्यादा मानते थे? फर्स्ट पॉइंट है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत की सेवा करना ही सर्विस टू गॉड। राइट, भगवान को मानना के बराबर है, मतलब इंसानियत ही भगवान को मानना है। इनका एक मानना था कि सर्विस टू गॉड, सर्विस टू गॉड लिखे हुआ है ना, मतलब ये था अगर हम इंसानों को वैल्यू देंगे, इंसानों की कदर करेंगे, इंसानों की हेल्प करेंगे तो गॉड की पूजा करने के बराबर है, इनका मानना था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बिलीव्ड इन इक्वालिटी, इनका मानना था कि सब लोग इक्वल है, सब लोग इक्वल है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कम जात का कोई बड़ी जात का, ऐसा कुछ भी नहीं था। थर्ड पॉइंट था प्रमोटेड एजुकेशन फॉर ऑल, जो एजुकेशन है सबके लिए होनी चाहिए बोल के इनकी फिलॉसफी थी, ये मानते थे कि सबके लिए पढ़ाई जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है एंकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब एंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एंड स्ट्रेंथ के लिए लोगों को मोटिवेट भी करते थे। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहना। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। जितने भी मैं पढ़ाया आप लोगों को, ये जो है ना, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। और ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन द रीजंस फॉर ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन के रीजंस बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पॉइंट? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। ब्रेन ड्रेन मतलब जो इंडिया में पढ़े, इंडिया में बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, यहाँ पे रहे, वो लोग जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छी नौकरी मिलती, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती बोल के सोचते। बाहर जाने से हायर सैलरीज भी मिलती, ये सोचते। बेटर रिसर्च फैसिलिटीज, बाहर जो है रिसर्च करने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। रिसर्च अगर रिसर्च करना चाह रहे हैं आप इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा फैसिलिटीज आपको फॉरेन कंट्री में मिलेंगी। फोर्थ है बेटर लिविंग कंडीशंस, और दूसरे कंट्रीज अपने कंट्री इंडिया से कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज को तो वो लोग एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते,
ठीक है। इंडिया में ज्यादा लोग केयरलेस रहते और अपने आसपास की चीजों का ख्याल नहीं रखते और गंदगी फैलाते और उनको थोड़ा भी इस बात का अफसोस भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। मेंशन द रीजंस फॉर ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब इंसानों का जो ब्रेन है वो क्यों बदल जाता, वो क्यों सोचते कि इंडिया में अब कुछ नहीं हो सकता, किसी दूसरे कंट्री में जाके पैसे कमाएंगे। बिकॉज अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड है, बोल के बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, हायर सैलरीज। थर्ड पॉइंट है बेटर रिसर्च फैसिलिटीज। फोर्थ पॉइंट है बेटर लिविंग कंडीशंस। और ये जो भी बात बोला मैं इस आंसर के हिसाब से बोला, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ाई करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते, बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं आपको इंडिया में। लेकिन इससे पहले, जैसे आप लोग अभी 10th का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आप 10th कंप्लीट करो, लेकिन इससे पहले एक ड्रीम, एक गोल, एक एम सेट कर लो, उसके बाद आप ये एग्जाम लिखो। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि अगर आप एग्जाम लिखने से पहले गोल सेट कर लिए, एक ड्रीम रख लिए कि मेरे को ये बनना है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये करना है, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसका मोटिवेशन अपने आप रहता, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, या आप ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और कंसिस्टेंसी रहती है आपके अंदर, और आप लगातार, हाँ मानता हूं रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती, राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी सारी खामियां होने के बावजूद भी आप अगर मेहनत कर रहे हैं लगन से, आप 10th इंटर करते हुए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्यूचर है, इंडिया में ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था, इससे ये लास्ट क्वेश्चन था, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लास 10th का इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 2025 का पेपर मैं एक्सप्लेन करा। इसके बाद भी मैं पूरे पेपर्स एक्सप्लेन करूंगा। पहले जितने भी क्वेश्चंस लिखा है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी लिखा है मैं। तो आपको ये मेरे वीडियोस में एक सिंपल चीज आपको बता दूं, मैं शॉर्ट एंड सिंपल आंसर्स लिखा रहा हूं जो आप लोग एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको मैं यहाँ पे रीड भी कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ रीड भी कर सकते हैं, आंसर्स को आसानी से याद भी कर सकते हैं। दूसरी चीज थी ये, राइट। तीसरी चीज है, मैं आपको इन आंसर्स को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अगर इन केस कभी आप एग्जाम में, एग्जाम की टेंशन में अगर आप कोई आंसर भूल जाते हैं, तो आप अपने खुद से भी कुछ आंसर्स लिख सकें, कुछ पॉइंट्स लिख सकें, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो स्टूडेंट्स टॉस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाना। इसका आप ध्यान रखिए कि जो भी टॉस का एग्जाम दे रहे हैं उनको आप ये वीडियो भेज दीजिए, उनको बोलिए डरने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ एजाज सर है, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। मैं ये बात बोल रहा हूं, इवन 10th इंटर, जब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको करियर गाइडेंस, मतलब 10th के बाद क्या करना है, इसके बारे में भी बोलूंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, आप आईटीआई करना चाह रहे हैं, या किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं मालूम है मेरे को, तो मैं मालूम करके आपके लिए पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर कोर्स, मैं आपके लिए बहुत कुछ एक अच्छी नसीहत कर सकता हूं। ठीक है ऑडियंस, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।